नमस्कार और सप्रेम जय भीम साथियों। मैं श्याम शिरसाट सोशल इंजीनियर नेटवर्क से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस नेटवर्क के जरिए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों में लिखे हुए मराठी में लेखों का हिंदी में अनुवाद करके हम इस वीडियो के जरिए पढ़ रहे हैं और साथ ही इस लेखों को आज के संदर्भ में भी समझ रहे हैं। तो आज हमारा 9वां वीडियो है। पिछले 8वें वीडियो के 2 भाग थे और एक पहले भाग में हमने बाबा साहब का जो लेख पढ़ा था उसका नाम था यह स्वराज्य नहीं बल्कि हमारे ऊपर यानी बहिष्कृतों के ऊपर राज्य है। तो उस लेख में हमने देखा कि बाबा साहब किस तरह बहिष्कृतों के अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते कांग्रेस के स्वराज्य के आंदोलन की भी चिकित्सा कर रहे थे। हिंदुस्तान की जनता गरीब है और उनमें उदासीनता छाई है और इसलिए वो ब्रिटिश शासन को दोष देने वाले बाबा साहब कांग्रेस के जो उन्होंने उपाय सुझाव किया था ब्रिटिश विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का पुरस्कार। तो बाबा साहब किस तरह अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से उस स्वदेशी आंदोलन की चिकित्सा करते हैं। साथ ही ये जो जनता में उदासीनता छाई है तो इसके लिए इस देश की गुलामी और लोगों का जो स्वाभिमान नष्ट हुआ है तो इससे बाबा साहब सहमत है। लेकिन इस गुलामी को दूर करने के लिए बाबा साहब लोगों को नागरिकत्व के 9 अधिकार देने की भी बात करते हैं और साथ में जो लोग ब्रिटिशों को लोगों की उदासीनता के लिए जिम्मेदार साबित कर रहे हैं वही लोगों ने बहिष्कृतों की उदासीनता या उनकी आर्थिक गरीबी के लिए क्या किया, यह करारा सवाल भी बाबा साहब पूछते हैं। साथ ही साथ वो ब्रिटिश शासन की जो बहिष्कृतों के प्रति उदासीनता थी उसके लिए भी वो ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार ठहराते हैं और जिस बहिष्कृत लोगों ने ब्रिटिश शासन को हिंदुस्तान में स्थिर होने के लिए शुरू में मदद की थी, खास तौर पे बहिष्कृतों में जो महार जाति के लोग थे, तो उनके प्रति जो अंग्रेजों का अभी का जो रवैया है उसकी भी बाबा साहब चर्चा करते हैं। और फिर अंग्रेज सरकार से वो ये करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हिंदुस्तान को आपको स्वराज्य देना है तो जरूर दीजिए, लेकिन इसके इस स्वराज्य में बहिष्कृतों का भी कुछ अधिकार या उनके कुछ हिस्सेदारी भी रखे। यह वो इस लेख में चर्चा करते हैं। तो और फिर दूसरा जो लेख था हमने उसका 8वें वीडियो का दूसरा भाग, उसमें इस लेख की आज के संदर्भ में चर्चा की थी और हमने उसमें ये चर्चा की थी कि जो इतिहास है हम ये जो क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो किसी को दोष देना या किसी जाति या किसी धर्म या किसी देश को दोष देना या कटघरे में खड़ा करना ये हमारा उद्देश्य आज का नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इतिहास में हमारी जो गलतियां हुई है तो उन गलतियों को देखकर और आज सुधर जाने के लिए हम इन लेखों को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम आज 9वां वीडियो पढ़ रहे हैं और इस 9वें वीडियो में जो आर्टिकल यानी लेख जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है टोनगे पानवतील का, यानी मराठी नाम है टोनगे यानी भैंसा कह सकते हैं। तो मराठी में अगर किसी आदमी को मनुष्य को टोनगा कहते तो इसका मतलब क्या है कि वो मनुष्य किसी काम का नहीं है, इसलिए हम उसको टोनगा कहते हैं। तो उसी तरह भैंसा भी जैसा बैल है तो बैल दूध नहीं देता है लेकिन वो खेती के कामों में तो उपयोग में आता है, लेकिन ये जो भैंसा है ये भैंसा दूध भी नहीं देता और किसी काम में भी काम के उपयोग में भी नहीं आता है। तो इसलिए टोनगे पानवतील का है। तो इसका मतलब क्या है कि भैंसा दूध देगा क्या, तो भैंसा दूध देगा तक इसका मतलब आज के ये लेख में क्या है, तो जो वरिष्ठ हिंदू है तो वरिष्ठ हिंदू है कि जिनकी बहिष्कृतों के अधिकारों के प्रति उदासीनता थी, तो क्या वो उदासीनता बदलेगी, क्या वह बहिष्कृतों के हितों के लिए काम करेंगे, यह बाबा साहब पूछना चाहते हैं। यह लेख शनिवार दिनांक 28 फरवरी 1920 में विविध विचार अंतर्गत लिखा है। न जे प्रिय सदोष
यानी नजे प्रिय यानी जो हमें अच्छा नहीं लगता है, और सदोष का मतलब उसमें कोई दोष है। तो नजे प्रिय सदोष यानी जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसमें कोई दोष जरूर होता है। यह बात राजनीतिक स्पर्धा में अपनी उन्नति का राजमार्ग बन गई है। विपक्षी गुट यानी ऑपोजिशन पार्टी हमेशा अप्रिय लगते हैं। विपक्षों की खामियां ढूंढकर उन्हें नीचा दिखाना या उनकी आलोचना करके अपने दल का यानी अपनी पार्टी का प्रचार आगे बढ़ाना, यह हमेशा किसी भी दल का यानी किसी भी पार्टी का व्यवसाय होता है। कभी कभी दोष न होते हुए भी विपक्षों पर दोषों की बौछार करके उनकी प्रतिमा को मलिन या धूमिल करने की कृति भी होती है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश शासन का कांग्रेस के राष्ट्रभक्तों द्वारा छिद्रान्वेषण एक मराठी शब्द है। छिद्र यानी होल्स और होल यानी और अन्वेषण इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन, तो यानी बारीक होल में से ढूंढना। तो ये एक्चुअली मुहावरा है। तो छिद्रान्वेषण करना इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चीज में आपको बड़े दोष नजर नहीं आते हैं तो छोटे छोटे दोषों को छलनी से देखना। तो अभी यह क्यों बाबा साहब कह रहे हैं कि जो पिछले लेख में भी हमने देखा है कि ब्रिटिश शासन का बाबा साहब ने बताया था कि उनके शासन में बहुत सारे सुधार हुए थे और ये सभी को ये एग्री था। तो फिर अगर उनमें कुछ सुधार हो रहे हैं तो फिर अगर उनकी हम गलतियां नहीं निकाल सकती तो फिर हम छोटे छोटे उनकी गलतियां निकालकर उनके ऊपर दोष देना। तो अभी यह आर्टिकल किसके लिए है कि ब्रिटिश राज में हो रही शिक्षा की व्यवस्था में गिरावट इन राष्ट्रभक्तों ने आलोचना की है। यानी ब्रिटिश राष्ट्र में शिक्षा यानी जो एजुकेशन है उसकी व्यवस्था जो है उसमें बहुत सारी गिरावट आ रही है। स्वराज्य में सभी जगह जनता को साक्षर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होना जरूरी है। यानी स्वराज्य में जनता को साक्षर करना है तो जो प्राइमरी एजुकेशन वो फ्री एंड कंपलसरी होना चाहिए। इसलिए अगर जनता को साक्षर करना है यानी एजुकेट करना है तो फिर हमें स्वराज्य के बिना पर्याय नहीं है, ये जमकर बताया जा रहा है। यानी बाबा साहब कह रहे हैं कि लोग ये राष्ट्रभक्त लोग जनता को बता रहे हैं कि अगर स्वराज्य आएगा तो फिर जनता सभी को प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी मिलेगा और उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1910 में कायदे काउंसिल में इस प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने के लिए एक बिल लाया गया। वह बिल लाने वाले स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले के इरादे ईमानदारी के थे, लेकिन उसे समर्थन देने वाले गरम राष्ट्रभक्तों के इरादे बेईमानी के थे। यह अब सत्य स्वरूप जाहिर हुआ है। तो बाबा साहब ये क्यों कह रहे हैं कि गरम राष्ट्रभक्त यानी जैसे हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि कांग्रेस के अंतर्गत दो गुट थे। एक गुट को हम नरम कह सकते हैं या मॉडरेट्स कह सकते हैं, उनका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले न्यायमूर्ति रानडे कर रहे थे। तो दूसरा जो गुट था उसे एक्सट्रीमिस्ट या गरम राष्ट्रभक्त कहते हैं, गरम राष्ट्रभक्त कह सकते हैं। और उनका जो नेतृत्व था वो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। तो 1910 में जो बिल लाया था प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी करने का गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो उनका समर्थन देने वाले जो एक्सट्रीमिस्ट राष्ट्रभक्त थे उनके इरादे बेईमानी के थे, ऐसा बाबा साहब कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन राष्ट्रभक्तों को अनिवार्य शिक्षा मंजूर नहीं थी, केवल लोगों की डिमांड है और शासन यानी ब्रिटिश शासन फुर्सत न होने से इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। इस वजह से लोगों में इस ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ेगा और फिर हमारी जो स्वराज्य की मांग है उसे जोर में लाने के लिए मदद मिलेगी। इस नीति के अनुसार इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था। अभी बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे कि इनके इरादे बेईमानी के थे? क्योंकि जो लोग इस मांग के प्रति ईमानदार थे वह अगर अपना शासन आने पर इसे जरूर अमल में लाते थे। शासन ने अब ये 1910 में जो बिल लाया था तो गवर्नमेंट ने उसे ना कहा था। तो इस गवर्नमेंट ने इस कंपलसरी एजुकेशन को ना कहने पर इन राष्ट्रभक्तों ने उन्हें ऊपरी मन से बहुत कोसा। अभी वापस बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे कि उन्होंने ऊपरी मन से कोसा है? क्योंकि बाद में जब यह मौका अपने हाथ में आने पर न चाहते हुए भी इसे अमल में लाना होगा, वरना
इसे अमल में न लाने से अपना असली चेहरा लोगों के सामने आकर हम जनता के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन साबित होंगे और इससे हमारे मुंह में कालों की कालक लगेगी। यह हम भूल गए। तो बाबा साहब कह रहे कि यह हम भूल गए, इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने ब्रिटिश शासन को कोसा था ऊपरी मन से, तो वो भूल गए कि अगर बाद में हमारा जब शासन आएगा तो फिर हमें ये जो फ्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, इसको अमल में लाना पड़ेगा। अगर हम अमल में नहीं लाएंगे तो हमारा चेहरा, असली चेहरा लोगों के सामने आ जाएगा और फिर हमारे मुंह में कालक लगेगी। तो बाबा साहब आगे उपरोधिक स्वर में कहते हैं, क्या करे भगवान भी उनका इम्तिहान लेना चाहता है। यानी क्या करे, भगवान भी उनका इम्तिहान लेना चाहता है। वह उन्हें वही करने को देता है जो वो दिल से नहीं चाहते हैं। भगवान की इस माया का इलाज किसके पास है। तो बाबा साहब ये उपरोधिक स्वर में कह रहे, वह यानी भगवान मुंबई के शासन के रूप में आया और सभी शहर के निगमों को यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपने अपने कार्य क्षेत्र में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए 1917 में एक बिल पास किया। यानी मुंबई शासन के रूप में बाबा साहब उपरोधिक स्वर में कह रहे कि जो भगवान है उनका इम्तिहान लेना चाहता है राष्ट्रभक्तों का। और ये मुंबई शासन था तो उन्होंने अपने क्षेत्र में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे उनमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लाने के लिए 1917 में एक बिल पास किया था। और यह भी तय हुआ कि इस शिक्षा को अगर कंपलसरी करना है तो जो कुछ कॉरपोरेशन का खर्चा होगा तो उसमें ये जो मुंबई का शासन है वो भी हिस्सा देगा। लेकिन इतनी रियायतों के बावजूद जो लोग प्राथमिक शिक्षा के लिए आक्रोश कर रहे थे उनमें से सिर्फ 6-7 निगमों यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसे अमल में लाने का निश्चय किया। तो यही उनकी शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखा रही है। इनमें से पुणे के लोग जो शासन के खिलाफ आक्रोश में आगे थे वही इस अमल में पीछे है। तो बाबा साहब भी कह रहे हैं कि जो पुणे के लोग थे और शासन के खिलाफ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लाओ इसके आक्रोश में आगे थे, वही अब इसे इम्प्लीमेंट करने में पीछे थे। अभी आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे तो वहाँ पे जो लोग सिलेक्ट किए थे वो आम आदमियों से गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए थे और उनके हाथ में सत्ता थी। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा था तो उसमें लोगों के हाथ में सत्ता थी और उन्होंने शासन था और उन्होंने कहा था कि आप छोटे जो लोकल लेवल पे आप निर्णय ले सकते हो। तो ये भी एक गवर्नमेंट ने उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था प्राइमरी एजुकेशन। तो यह अनिवार्य यानी कंपलसरी एजुकेशन लड़कियों को लड़के के साथ लड़कों के साथ देना या बाद में देना इस बहन में शामिल है। यानी वो अभी किस बहस कर रही है कि अगर फ्री एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन देना है तो लड़कों को लड़कियों को लड़कों के साथ देना या बाद में देना। प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने के पहले जो अभी खर्चा करेंगे तो उससे पहले इस खर्चे को लेकर जो अभी वर्तमान स्कूल है उसे बेहतर बनाओ, उनमें बगीचे और शारीरिक कसरतों के लिए यानी बच्चों के फिजिकल एजुकेशन के लिए जगह बनाओ। यह मशवरा केसरी अखबार ने दिया है। जो अभी केसरी अखबार ने यह मशवरा क्यों दिया है, क्योंकि जो अभी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वह वरिष्ठ हिंदुओं के हैं और इसके लिए निगम का उत्पन्न इन स्कूलों पर खर्चे के बजाय पिछड़े वर्ग के बच्चों पर उनकी पढ़ाई पर खर्चा करने से क्या हासिल होगा, इस तरह की केसरी के सोच में कोई अचरज नहीं है। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि केसरी ऐसा क्यों डिमांड कर रहे हैं कि पहले जो वर्तमान स्कूल है उसको हवादार बनाओ, उसमें खर्चा करो और फिर बाद में आप प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करने में खर्चा करो। क्योंकि बाबा साहब कह रहे हैं कि इसमें केसरी की सोच में कोई अचरज नहीं, क्योंकि अभी जो स्कूल में वरिष्ठ हिंदुओं के बच्चे हैं उनको ही खर्चा होगा। लेकिन लोकलाज से केसरीकारों ने अपने ब्राह्मणी विचारों में सुधार लाया है। उनके अनुसार निगमों के पास यानी कॉरपोरेशन के पास पैसे की कमी होने से यह शिक्षा अभी सिर्फ लड़कों को दी जाए। यानी पहले केसरी क्या सोच रहा था कि पहले आप पिछड़ों के स्कूल के लिए खर्चा करने के बजाय वर्तमान स्कूलों पे खर्चा करो, लेकिन अभी उनके समझ में आया कि बहिष्कृत लोग समझ सकते हैं इस दांव को, तो इसलिए फिर उन्होंने अपनी मांग बदल दिया और फिर क्या कहा कि लड़कों को अभी शिक्षा दे दो, लड़कियों को देने की जरूरत नहीं है। शिक्षा के बारे में बाद में सोचेंगे। जिन राष्ट्रभक्तों ने महिलाओं के मतदान के अधिकारों की मांग की थी
उन्होंने उन लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था बाद में देने की सोच में विसंगति और विचार शून्यता और कहीं नजर नहीं आएंगी। टैक्स में बढ़ोतरी के संकट की सूचना राष्ट्रीय सभा ने देने के बाद भी नेमस्त यानी मॉडरेट ग्रुप के मन में परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने संकट की सूचना देने वालों का मजाक बनाया। यह लोकमान्य तिलक ने केसरी में कहा है। तो केसरी क्या कहता है कि अभी आप ये जो एजुकेशन दोगे तो उससे क्या होगा, टैक्स में बड़े लोगों को खर्चा बढ़ने से टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। और हमने इस टैक्स बढ़ने की सूचना राष्ट्रीय सभा ने इन जो मॉडरेट ग्रुप था तो उनको हमने दी थी, लेकिन उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अभी बाबा साहब क्या कहते हैं आगे कि स्वराज्य की मांग करने वाले हमारा अपना कारोबार हम खुद करेंगे, यह कहने वाले हिम्मत वाले मर्दों ने खर्चों की चिंता करना आश्चर्यकारक है। कारोबार करने की खुशी में करों का बोझ सहना भी पड़ता है, यह केसरीकार शायद भूल गए हैं। इस बढ़ते करों का बोझ सहने की ताकत पुणे के लोगों में अगर नहीं है तो ब्रिटिशों को उनके भाइयों ने दी हुई सलाह हम उन्हें याद दिलाते हैं। तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि अगर केसरीकार ये कह रहे हैं कि इससे टैक्स बढ़ेंगे और टैक्स बढ़ेंगे तो खर्चा कौन करेगा, तो बाबा साहब कह रहे हैं तो अगर उन्हें केसरीकार को लोकमान्य तिलक को यह चिंता है तो उनके ही भाइयों ने ब्रिटिश सरकार को एक सूचना दी थी। तो क्या सूचना दी थी कि अगर आपको करों का बोझ ज्यादा लगता है तो फिर खर्चे में कटौती करो, जहां हो सके वहां महत्वपूर्ण मामलों में खर्चे कम करके उसके शिक्षा पर खर्चे करो, अब उन्हीं उपदेशों पर अमल करो। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि अभी आपने ब्रिटिशों को तो सजेशन दिया था कि भाई आपको बोझ ज्यादा लग रहा है तो आप अनावश्यक खर्चे कम करो। तो अभी बाबा साहब कह रहे हैं कि यही सजेशन हम पुणे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे रहे हैं। झिझक किस बात की, तो केसरीकार इससे खुश नहीं होंगे क्योंकि महिलाओं की शिक्षा वह चाहते ही नहीं, पैसे की कमी तो केवल बहाना है। अभी बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हमने बताया था कि बाबा साहब किसी भी स्टेटमेंट किसी को दोष देने या किसी की द्वेषता के लिए नहीं देते। तो बाबा साहब कुछ न कुछ कारण रहते। तो बाबा साहब ऐसा क्यों कहते कि केसरीकार के लोकमान्य तिलक के मन में लड़कियों की शिक्षा देना ही नहीं चाहते। तो अभी वो आगे है कि पुणे निगम यानी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 39 सदस्यों में से चुने हुए सदस्य 26 है, यानी बाकी 13 सदस्य गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है। तो जब ये प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करना था तो इसके विषय में जब बैठक बुलाई गई तो उस बैठक में इस 26 सदस्यों में से 4 सदस्य अनुपस्थित थे और बाकी 22 सदस्यों में से 16 सदस्यों ने लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ अपना वोट दिया। तो अगर लोक प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि है तो फिर पुणे के लोग लड़कियों के खिलाफ है, यह केसरी ने बड़ी शान से कहा है। यानी केसरी यानी लोकमान्य तिलक क्या बता रहा है कि अगर ये जो 16 लोगों ने लड़कियों के खिलाफ वोट दिया है और ये जो लोग है लोक प्रतिनिधि ये जनता के प्रतिनिधि है, तो अगर ये लोग नहीं बोल रहे तो इसका मतलब जनता भी नहीं कह रही है। तो अगर जनता की राय इस लोक प्रतिनिधियों के राय के विरुद्ध लगती है तो फिर आप क्या करें, कलियुग के राजा यानी जो मतदाता है उनके पास जाकर फिर से फैसला लेने की सलाह केसरी ने दी है। तो केसरी क्या कहता है कि अगर आपको लगता है कि ये लोग प्रतिनिधि और जनता की राय में विसंगति है तो फिर आप क्या करिए, फिर से इलेक्शन लीजिए और इस मांग को लेकर लोगों के पास जाइए। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो सजेशन दिया इलेक्शन का ये कितना घिनौना है, यह हमें समझना चाहिए। शिक्षा का खर्च सिर्फ मतदाताओं पर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर देने वाले लेकिन मतदान के अधिकारों से वंचित लोग बहुत से लोग केसरीकारों के पुणे शहर में रहते होंगे। तो अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि आज के जैसे सभी मतदाता नहीं रहते, सभी को वोटिंग का राइट्स उस टाइम में नहीं था। तो जिन लोगों की कुछ प्रॉपर्टी थी, जो लोग टैक्स भरते थे या उनके जो कुछ इनकम था तो उसके ऊपर उन्हें वोटिंग का अधिकार था। तो बाबा साहब कह रहे कि अगर केसरीकार कह रहे कि आप वोटिंग के लोगों के पास जाओ, तो बाबा साहब पूछ रहे हैं कि किन मतदाताओं के पास जाओ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं लेकिन वो मतदान वोटर नहीं है, तो फिर किस मतदाता के पास जाए, बाबा साहब पूछ रहे। और वो क्या कहना चाहते हैं, लड़कों की शिक्षा अनिवार्य शिक्षा कबूल ना करने वाले मतदाता
लड़कियों की शिक्षा के लिए राजी होंगे, ये संभव नहीं है ना। बाबा साहब भी मानते हैं कि लड़कों की शिक्षा अनिवार्य, उनको ही कबूल नहीं है, तो फिर लड़कियों की शिक्षा तो बहुत आगे की बात है। पिछड़े और बहिष्कृत लोग दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन शिक्षा में वरिष्ठ हिंदू लड़कों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए लोकमान्य कौड़े शास्त्री अनिवार्य शिक्षा के खिलाफ, अभी बाबा साहब कौड़े शास्त्री ने लोकमान्य तिलक को कहते कि वो इस शिक्षा के खिलाफ है। दूसरों के जीवन पर हम आराम से रहते हैं और शिक्षा के मामलों में हमारे हित उच्च स्थान पर है। फिर करों को देने वाले यानी टैक्स देने वाले पिछड़े और बहिष्कृत बच्चों को साक्षर यानी उनको शिक्षा देने में क्या पुरुषार्थ। अगर उन्हें हम शिक्षा देते हैं तो उन्हें शिक्षा के हथियारों से देने में हमारा मन कतराता है, लेकिन क्या करें। यानी बाबा साहब कहते हैं कि अभी वरिष्ठ हिंदुओं के लिए, बच्चों के लिए तो स्कूल है, तो फिर अगर बहिष्कृतों के लड़कों के लिए अगर स्कूलों पर खर्चा करना, तो इसके लिए उनका मन कतराता है, लेकिन वो क्या करे। आज तक कृष्ण का पोषण करने वाले वसुदेव हम हैं, यानी उच्च हिंदू है, अंग्रेज नहीं, यह बताकर झूले की रस्सियां अपने हाथ में रखने वाले डरते हैं कि आज अगर शिक्षा के अधिकारों की बहिष्कृतों की फरियाद नहीं सुनेंगे तो बाहर से वसुदेव देखने वाले हम, अंदर से कंस होने का एहसास बहिष्कृतों को होगा। यानी बाबा साहब कह रहे हैं कि पुरानी जो कहावत है कि कृष्ण के माँ बाप अलग थे, लेकिन उनका पालन पोषण किसने किया था, वसुदेव और देवकी ने किया था। तो बाबा साहब भी ये कह रहे हैं कि आज तक ये जो उच्च हिंदू है, वरिष्ठ हिंदू है, उन्होंने ऐसा एक इमेज किया था कि भाई अंग्रेज सरकार आपके रक्षण नहीं है तो हम है, यानी बहिष्कृत लोगों को बता रहे। तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि बहिष्कृतों का भी अंदाज आ रहा है कि ये वरिष्ठ हिंदू हमारे साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। तो अगर शिक्षा का अधिकार अगर हम बहिष्कृतों को नहीं देंगे तो वासुदेव, हम लोग बाहर से जो वासुदेव दिख रहे थे, तो हम कंस होने का एहसास बहिष्कृतों को होगा और हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस एहसास से अभी वो लड़कों की यानी बहिष्कृतों के लड़कों की शिक्षा के लिए राजी हुए हैं, लेकिन लड़कियों की शिक्षा को कबूल करने की पुण्याई उनमें नहीं है। वरिष्ठ हिंदू के धर्म के आचार विचार, खोखले रीति रिवाज और नादान संस्कारों का अपनी जान से बढ़कर पोषण अगर कोई करती है तो वो है उनकी अंधश्रद्धा महिलाएं। यानी बाबा साहब कहते हैं कि अगर ये जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो खोखले आचार विचार है, झूठे रीति रिवाज है और ये जो नादान संस्कार है, तो इन्हें बढ़ चढ़ाकर अब पालन पोषण कौन करती है, तो उनकी अंधश्रद्धा महिलाएं। तो अगर इन महिलाओं को शिक्षा के अधिकार देकर साक्षर बनाएंगे तो हमारे धार्मिक प्रभुत्व की इमारत खोखली हो जाएगी। इसलिए यह मतदार कदापि इनको एजुकेशन यानी लड़कियों को एजुकेशन देने को कदापि तैयार नहीं होंगे। यानी इसलिए बाबा साहब इन मतदारों को क्या कह रहे हैं, टोनगे कहते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये बहिष्कृतों को तो लड़कों का भी आप एजुकेशन देने के लिए राजी हो गए हो, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, लेकिन इस अंधश्रद्धा महिलाओं या जो धर्म का पालन करती है उनके शिक्षा के लिए वो कदापि तैयार नहीं होंगे। यही सोचकर यही स्वार्थी सूचना केसरीकारों ने की होगी। यानी केसरी को, लोकमान्य तिलक को मालूम था कि लोग तैयार नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने सूचना दी कि आप लोगों के पास जाइए और अपनी राय मनवा लीजिए, नहीं तो लड़का लड़कियों में सौतेले व्यवहार करने वाली बुढ़िया समाज को फांसी चढ़ाने का वक्त आया है। तो इसे फांसी सुनाने वाले न्यायाधीश से जानबूझकर सुझाव लेने के लिए कहने वाला केसरी इतना सीधा नहीं है, ये ध्यान में रखे। यानी बाबा साहब कह रहे कि अभी ये समाज व्यवस्था बुरी हो गई है कि जो लड़का लड़कियों में भेद कर रही है, उन लड़कियों को शिक्षा नहीं दे रही है, तो अभी उसको खत्म करना है, यानी उसे फांसी पर चढ़ाने का वक्त आया है। तो फिर अगर किसी कोर्ट में देखते हैं कि जो न्यायाधीश फांसी की शिक्षा देता है, तो वापस हम उसको फांसी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम न्यायाधीश से पूछते कि नहीं पूछते। तो अगर कोई सुझाव देता है कि आप फांसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो न्यायाधीश से पूछो, तो फिर उसका मन इतना सीधा नहीं है, हमें ध्यान में रखना है। तो साथियों, यह आर्टिकल अभी यहाँ पे खत्म हुआ है, तो हम इसकी चर्चा आज के संदर्भ में भी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद और जय भीम साथियों। तो यह लेख कैसा लगा और उसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए।